अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भारी संख्या में तीर्थयात्री अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या पहुंचने वाले इन राम भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और इसी के आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि 6 दिनों में करीब 19 लाख भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए वो लोग वहां पहुंचे और ये तीर्थयात्री कड़ाके की ठंड के बावजूद देश के अलग अलग हिस्से से यहां पर आ रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों को अयोध्या पहुंचने पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से अयोध्या पहुंचे। रामलला की एक झलक पाने को कोई पूरब से दौड़ा चला आया, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से खिंचा चला आया और कोई दक्षिण से। राम भक्तों के इसी सैलाब से अयोध्या नगरी अब गुलजार है। जहां देखो जिधर देखो सिर्फ राम नाम के जयकारों से गूंज सुनाई दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं, तब से रोजाना अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। बताया जा रहा है कि 23 जनवरी के दिन 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। इसके अगले दिन 24 जनवरी को करीब 2.5 लाख भक्तों ने मंदिर में माथा टेका। 25 जनवरी को भक्तों की ये संख्या 2 लाख रही। वहीं 26 जनवरी को 3.5 लाख श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे। 27 जनवरी को 2.5 लाख भक्तों ने रामलला के दिव्य दर्शन किए, जबकि 28 जनवरी को श्रद्धालुओं की ये संख्या 3.25 लाख रही। इस लिहाज से महज 6 दिन के भीतर ही करीब 19 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन कर लिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सामान्य दिनों में रामनवमी में जितनी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ लगभग रोज हो रही है। इन दिनों कड़ाके की ठंड के बावजूद अयोध्या पहुंचने वाले इन भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष, इस ठंड में भी रामलला के दर्शन की ललक इन्हें अयोध्या खींच ला रही है। राम जन्मभूमि पथ से आई आज की ये तस्वीर आस्था के इसी सैलाब की गवाही दे रही है। आनंद की अनुभूति हुई, बहुत व्यवस्था सारी सब ठीक है, बड़ी इजीली दर्शन हो गए। जब हम दर्शन करते हैं तो सिर्फ अश्रु ही नहीं, हमारे मन का भाव भी निकलता है। तो ऐसे अद्भुत दर्शन, अलौकिक दर्शन शायद ही कभी हुए होंगे। रोम रोम पुलकित है, हर रोम रोम से राम राम निकल रहा है। राम सिया राम जय जय राम। तीर्थ यात्रियों की संख्या को देखते हुए वहां व्यवस्थाओं को पहले के मुकाबले काफी दुरुस्त कर लिया गया है, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से दर्शन के लिए पहुंच रहे इन राम भक्तों को कोई परेशानी न हो। अयोध्या में फास्ट ट्रैक एक लेन बनाई गई है राम मंदिर को दर्शन करने के लिए। ये फास्ट ट्रैक लेन उन लोगों के लिए है जो अपना मोबाइल, लगेज, शूज आइटम जिनके पास नहीं है, जो श्रद्धालु हैं, वो इस लेन के जरिए डायरेक्ट, आप देख सकते हैं खाली लेन है, क्योंकि उनके पास अगर शूज, लगेज, मोबाइल फोन और ये नहीं है तो वो डायरेक्ट इस लेन के जरिए श्रद्धालु दर्शन करने के लिए सीधा राम मंदिर जा सकते हैं, जिनके लिए ये लेन तैयार की गई है। और जिनके पास शूज, लगेज और इस तरीके के सामान है, उनको उस दूसरी लेन से जाना होगा और जो आगे लगेज काउंटर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी जाती है, वहां तक वो जाकर पहले जमा करेंगे और उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जब आप पहुंचते हैं, सिक्योरिटी के बाद आपको लगेज और अपना मोबाइल सामान जमा करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। ये राम जन्मभूमि पहुँचते ही श्री राम लला के मंदिर के पहले
तीर्थयात्री सुविधा केंद्र बना हुआ है। ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पर आप देखिए कि जो काउंटर बने हैं 1 से लेकर 14 तक, इन सभी पर आप अपना जो सामान है वो लगेज को जमा कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो मोबाइल है वो जमा कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करते वक्त ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ना ही किसी प्रकार का लगेज को ले जाने की अनुमति है। तो देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग श्रद्धालु अपने जूते जमा करते हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में बिना जूतों के अंदर भेजा जाता है और ऐसे में लोग यहाँ पर टोकन लेते हैं। टोकन के बाद जूते जमा करते हैं और फिर अंदर दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि अंदर जूते पहनकर अलाउड नहीं है। इसी वजह से ये सारी फैसिलिटेशन ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। राम भक्तों के लिए की जा रही इन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से अयोध्या पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा पाठ की, फिर रामलला के दर्शन कर व्यवस्थाओं का मुआयना किया। इसके बाद सीएम योगी ने आला अफसरों और ट्रस्ट के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले दिनों में अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों को ठहरने, खाने पीने, सुरक्षा और मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कई बातों के बारे में निर्देश भी दिया, किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और इसके साथ साथ वहां पर पहुंचने वाले प्रदेश से अलग अलग जिलों के लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन सभी मुद्दों पे आज एक विशेष चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम है वो जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो पूरा होना है, उसके बारे में भी ट्रस्ट के साथ में चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार और अयोध्या प्रशासन इसी कोशिश में जुटा है कि अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि राम नगरी अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को और भी ज्यादा रफ्तार दी जा सके। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। इन दिनों पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीत लहर की गिरफ्त में है और इस ठंड से जल्दी ही लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के कुछ इलाकों में आने वाले 3 दिनों में बारिश हो सकती है और इसके बाद मौसम सुहावना हो जाएगा। यानी कि जनवरी के आखिर और फरवरी की शुरुआत में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार, वादियां हुई सैलानियों से गुलजार। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है तो सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ बर्फबारी का मजा ले रहा है तो कोई परिवार के साथ मौज मस्ती करता नजर आ रहा है। इस बर्फबारी के बीच ही कोई स्कीइंग और कोई पैराग्लाइडिंग का मजा भी ले रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी का दौर शुरू हो ही गया। वीरान वादियों की खूबसूरती में 4 चांद भी लग गए हैं और इसी खूबसूरती को करीब से महसूस करने के लिए पर्यटकों ने बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। मतलब लॉन्ग वीकेंड था तो एक सडन प्लान बना कि माउंटेन्स जाना, आइस वगैरह देखना है, स्नोफॉल देखना है करके। तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो पूरा कंप्लीट हुआ है कि मतलब एक्सपेक्टेड था कि स्नोफॉल मिल जाए लाइव, तो मिला है। अभी मनाली में हम कल ही आए थे एंड इट्स लाइक सनी था कल और आज स्नोफॉल हो गया है और यहाँ वेदर इट्स लाइक हेवन। मनाली इज लाइक हेवन। स्नोफॉल आज पहली बार देखने का मौका मिला है और उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी स्नोफॉल देखने को मिलेगी आज के दिन। हमें तो पूरा मजा एंजॉय ले रहे हैं हम, यहाँ का पूरा मजा आया हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते बांदीपोरा से लेकर कुपवाड़ा तक, गुलमर्ग से लेकर गांदरबल तक हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। पहाड़, पेड़ पौधे, रास्ते, मकान और दुकानें सब जगह बर्फ का ही कब्जा हो चुका है।
कई इलाकों में तो 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिसके चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। इन बंद रास्तों को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें भी लगातार जुटी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 30 से 31 जनवरी को और हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना है, जबकि देवभूमि उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि एक हफ्ते तक कश्मीर में इसी तरह बर्फबारी का दौर चलता रहेगा। इस बीच गुलमर्ग में हुई इस पहली और ताज़ा बर्फबारी के बाद आम लोगों के साथ साथ कश्मीर पहुंच रहे पर्यटकों के भी दिल जो हैं कहीं न कहीं खुश हैं और उनके चेहरे पर रौनक है। जाहिर है कि करीब 2.5 महीने के बाद कश्मीर में ये बर्फबारी हुई है, जिससे न सिर्फ मौसम संभला है बल्कि किसान भी काफी खुश है। उधर मैदानी राज्यों में कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। खासकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। लेकिन जल्दी ही मैदानी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में जो कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाया करता था, उसमें अब कमी आ जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। आप देखिए काफी क्लाउड पैच आ रहे हैं। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो हिमालयन रीजन को आने वाले 6-7 दिनों में वेदर एक्टिविटी देंगे, उसके प्रभाव से लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल वेस्टर्न हिमालय रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड 6-7 दिन चलता रहेगा। उसके साथ ही हम उम्मीद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में 30 को और 31 को हैवी स्नोफॉल हो सकता है और हिमाचल प्रदेश में 31 को हैवी स्नोफॉल हो सकता है। इसके साथ अगर आप एडजॉइनिंग प्लेन की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पे भी हल्की फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं 30 के बाद जहां पे भी पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में हल्की रेनफॉल हो सकती है। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिल रहा है, यानी चंद रोज के भीतर ही मैदानी राज्यों में लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर से अशरफ आनी, हिमाचल प्रदेश से मनिंदर अरोड़ा, दिल्ली से अनमोल बाली और अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सेनाध्यक्ष मनोज पांडे से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत की। जनरल पांडे ने खुलासा किया है कि चीन के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थितियां नियंत्रण में है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ संवाद जारी है। उन्होंने सीमा पर सेना की ताकत लगातार बढ़ने का भी दावा किया है। ढांचागत विकास या स्वदेशी हथियारों के निर्माण की योजना पर उन्होंने खुलकर अपनी बात की। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने सेना प्रमुख से अग्निपथ योजना के बारे में भी विस्तार से जाना। साल 2024 में भारतीय सेना के सामने क्या चुनौतियां होंगी और भारतीय सेना की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात हैं उनको कैसे, उनके बीच में क्या चुनौतियां आप देखते हैं भारतीय सेना के लिए और क्या प्राथमिकताएं आप मानते हैं अपने एक सेना प्रमुख के तौर पर? धन्यवाद मंजीत। गत वर्ष की तरह इस साल भी हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखना, चाहे वो सीमाओं पर हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर आंतरिक सुरक्षा में जहां जहां पर हमारी तैनाती या डिप्लॉयमेंट है, इन सब इलाकों में ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को एक अच्छे दर्जे का बरकरार रखना, ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा, पिछले वर्ष हमने भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की एक रूपरेखा रखी थी, जिसके तहत हमने 5 परिवर्तन के स्तंभ आइडेंटिफाई किए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इन 5 एरियाज में या 5 डोमेन्स में अच्छे तरह से सकारात्मक प्रगति की है और कोशिश यही रहेगी कि इस साल भी इन्हीं 5 फील्ड्स में हम उसी तरह से मोमेंटम को मेंटेन रहे और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। साथ ही साथ हमारी जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, जिसका आत्मनिर्भर या इंडिजिनस प्रोडक्शन एक बहुत मुख्य या अहम मुद्दा है, इस पर भी हमारा खास ध्यान रहेगा
कि इसके जरिए किस तरह से हम हमारी सेना को और आधुनिक और सशक्त बनाएं। तो ये एक 3-4 मोटे एरियाज है जिस पे हमारा ध्यान रहेगा। आपने पूछा चुनौतियां क्या है। चुनौतियां जिस तरह से सीमा पर स्थिति है उसको सही मायने में हमने उसकी तैयारी रखना वो एक चुनौती रहेगी, पर इस चुनौती का हम सामना टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से, मॉडर्नाइजेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देकर मुझे लगता है इन सभी विषयों में हम आगे बढ़ने में पूरी तरह से तत्पर भी है और प्रयत्नशील भी है। सर, अगर हम स्वदेशी हथियारों की बात करें तो लाइट टैंक को लेकर काफी चर्चा है सेना में, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी है। उसको लेकर क्या इस वक्त आप बता पाएंगे, क्या प्रोग्रेस है उसकी, कब तक वो सेना में शामिल हो पाएगा? आपने सही कहा, लाइट टैंक जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स, पहाड़ी और बर्फीले इलाके में की जरूरत थी, इसमें हमने काफी प्रोग्रेस किया है। इसको हम 2 तरीके से 2 रूट्स के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। एक है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जिसमें डीआरडीओ के साथ मिलकर हम आगे ये कर रहे हैं, जिसमें कि तकरीबन 59 या 59 लाइट टैंक्स का क्वांटिटी तय हुई है। जरूरत लाइट टैंक्स की हमने जो इनिशियली देखी है तकरीबन 354 बनती है। तो डीआरडीओ का जो लाइट टैंक है इस साल के मई जून तक मुझे उम्मीद है वो ट्रायल के लिए हमको दिया जाएगा। और जो मेक वन रूट के जरिए तकरीबन 6 या 7 इंडस्ट्रीज ने उस पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है और वो अभी प्रक्रिया फिलहाल शुरू है। और जब हम उसके 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फिर प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर देकर तकरीबन मुझे लगता है और 2 से 3 साल के बीच में लाइट टैंक्स का ट्रायल्स खत्म होने के बाद हम इसको और आगे ले पाएंगे। पर जितने भी हमारे मेजर हेवियर प्लेटफॉर्म्स है उस श्रृंखला में लाइट टैंक्स मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण पहला कदम आगे होगा। आपने कहा कि लाइट टैंक काफी महत्वपूर्ण होगा सेना के लिए। कुछ ऐसे सिस्टम में हथियार आप बता पाएंगे जो आपके खासतौर से आपके कार्यकाल के दौरान सेना को हमने नॉर्दर्न बॉर्डर में तैनात किया हो, या दूसरी सरहद पर हमने सेना को मजबूत करने की दिशा में ऐसे सिस्टम हथियार हमने तैनात किए? ये अलग अलग डोमेन से अलग अलग फील्ड्स में है। सबसे पहले यदि मैं मोबिलिटी और प्रोटेक्शन की बात करूं, उसमें हमने पिछले 1 साल में QRF मीडियम और QRF हेवी व्हीकल्स ये हमने ईस्टर्न लद्दाख इलाके में डिप्लॉय किए हैं या तैनात किए हैं। उसके अलावा सर्वेलेंस के लिए यदि हम देखें तो हर तरह के ड्रोन्स और अनार्म्ड एरियल व्हीकल्स, माइक्रो ड्रोन से लेकर मिनी से लेकर लॉन्ग रेंज UAVs तक, ये तीनों इस कंप्लीट रेंज में जितने भी हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन है ये भी हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय किए हैं। साथ ही में लॉजिस्टिक ड्रोन्स, ये भी मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमने हासिल की है। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सेट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन, ये भी एक हमारा खास करके फोकस एरिया रहा है। उसी तरह से न्यू फैमिली ऑफ माइंस या सुरंगे, बारूदी सुरंगे, उसमें एंटी पर्सनल से लेकर एंटी टैंक तक, मोबिलिटी के लिए असॉल्ट ट्रैकवेज। तो इस तरह से मोबिलिटी के इलाके में भी काफी वृद्धि हुई है। टैंक्स को यदि लेकर चले तो नाइट एनेबल्ड की बात हो या फिर और इफेक्टिव एमुनिशंस हो, आर्मामेंट हो, वो भी एक हमारे लिए अहम मुद्दा रहा है। सर, आपने अग्निवीर की बात की, उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है सेना में। क्या आपका आकलन क्या है कि जैसे आपने कहा कि एक तरह से तैनाती हो गई है अग्निवीरों की सेना में, उसको लेकर क्या और आप बताना चाहेंगे, किस तरह से सेना इसको लेकर आगे बढ़ेगी? हमारे पहले 2 बैचेस या 3 बैचेस अग्निवीर्स के अपनी 31 हफ्ते की प्रिलिमिनरी या रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद
अभी हमारे यूनिट्स में तैनात है, जिसमें कि फॉरवर्ड एरियाज और LAC, LC पर भी यूनिट्स है, जहां पर भी ये अभी तैनात है। जो हमको इनिशियल फीडबैक मिला है ये बहुत अच्छा है, सकारात्मक है और उत्साहवर्धक है।